ईरानी कप में 5 हुए पास, 5 हुए फेल। सिलेक्शन से पहले हो गया बड़ा खेल। जी हां, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद अब टीम इंडिया यूं तो T20 सीरीज में मसरूफ है, लेकिन इसके बाद भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर ही 3 मैच की टेस्ट सीरीज खेलनी है। और इस टेस्ट सीरीज की टीम सिलेक्शन से पहले ईरानी कप का जो महामुकाबला खेला गया, रणजी ट्रॉफी की चैंपियन मुंबई और रेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाड़ियों के बीच में, इस हाई प्रोफाइल मुकाबले पर सभी की निगाहें थी, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज की सिलेक्शन से पहले यहां पर कई बड़े नामों के पास में इस इम्तिहान को पास करने का एक बड़ा मौका था। सिलेक्टर्स का दिल जीतने का मौका था, टीम इंडिया में कमबैक करने का, टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने का एक मौका था। तो इस मैच में कौन हुआ पास, कौन हुआ फेल, चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्होंने इस मौके को गवा दिया, हाथ से गवा दिया। पहले बड़े नाम है ईशान किशन। वो ईशान किशन जिन्होंने पिछले साल कुछ ऐसा किया जिसके बाद उन्हें टीम इंडिया से बाहर होना पड़ा। इस साल की शुरुआत में भी सिलेक्शन कमेटी इनसे नाराज थी, बीसीसीआई इनसे नाराज थी। हाल फिलहाल में इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का फैसला किया। बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में चेन्नई में अच्छा खासा प्रदर्शन किया, शतक बनाया। दिलीप ट्रॉफी में भी इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ, रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से खेलते हुए ईरानी कप में जो मौका इन्हें मिला था, यहां पर कहीं ना कहीं नाकाम हो गए, क्योंकि रेस्ट ऑफ इंडिया से ही खेल रहे थे। यहां पर विकेट कीपर जो थे वो ध्रुव जुरैल थे, इन्हें विकेट कीपिंग की भी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, बतौर बल्लेबाज खेल रहे थे। ऑपोजिट टीम ने, मुंबई ने 500 से ज्यादा का स्कोर बना दिया था। आपके पास मौका था बड़ा स्कोर बनाते, सिलेक्टर्स का दिल जीतते, टीम इंडिया में अपने कमबैक का दावा ठोकते कि भाई फर्स्ट विकेट कीपर नहीं तो मुझे सेकंड विकेट कीपर के तौर पर खिलाइए, मैं एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर भी प्लेइंग 11 में खेलने के लिए तैयार हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शुरुआत के बाद में टाइम फिस मौका गवाया, हाथ से 60 गेंदों पर 38 रन बनाए, दूसरी पारी में बल्लेबाजी का मौका नहीं आया। दूसरे बड़े फेलियर जिनसे उम्मीद थी लेकिन नाकाम हो गए। टीम इंडिया में कमबैक की जो इनकी इंतजार है, जो वेट है, वो और लंबी होने वाली है। कौन है? श्रेयस अय्यर। पहली पारी में 57 रन बनाए, 84 गेंदों पर अच्छी शुरुआत मिली, शतक की ओर बढ़ सकते थे, सिलेक्टर्स को अपने टीम इंडिया में कमबैक का दावा पेश कर सकते थे, लेकिन नाकाम हो गए। जल्दी अपना विकेट गवा दिया। दूसरी पारी में फिर मौका मिला, यहां पर भी कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए श्रेयस अय्यर। बांग्लादेश के खिलाफ भी इन्हें मौका नहीं मिला था, इंग्लैंड सीरीज में भी बीच में इन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। पता नहीं अब कब इनका कमबैक होगा। अगला नाम ऋतुराज गायकवाड़, रेस्ट ऑफ इंडिया टीम के कप्तान। मौका मिला था मुंबई के बड़े स्कोर के बाद अपनी टीम की डूबती किश्ती को संभालने का, इनके हाथ में पतवार थी, लेकिन मौका गवाया, सिर्फ 9 रन पर आउट हो गए। दूसरी पारी में बल्लेबाजी का मौका नहीं आया। कहीं ना कहीं इनके लिए भी अनफॉर्चुनेट रहा ईरानी कप का एक्सपीरियंस। अगला नाम पृथ्वी शॉ। ये वो खिलाड़ी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़े खिलाड़ी हैं, और इनके पास में अक्सर वो इनकी पारियों में वो फाइट देखने को भी मिलती है। भारत ही नहीं, विदेशों में जाकर भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं सिलेक्टर्स, लेकिन इनकी इनकंसिस्टेंट अप्रोच पर जो एक गैर निरंतरता इनमें देखने को मिलती है, वहाँ से इनसे नाराज होते हैं। और देखिए, पहली पारी में 4 रन पर आउट हो गए, दूसरी पारी में 76 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरी पारी में जब इनको बल्लेबाजी का मौका मिला था, शतक बना सकते थे, लेकिन मौका गवाया। कुछ लोग कहेंगे कि अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये परफॉर्मेंस इनके लिए, इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, जिस जगह टीम इंडिया में इनकी दावेदारी की बात हो रही है, रेस जिन खिलाड़ियों के साथ है, वहाँ पर इन्होंने मौका गवा दिया। क्या आपको लगता है कि ये इस वक्त यशस्वी जायसवाल को रिप्लेस कर सकते हैं इंडियन टीम में? चांसेस बहुत कम है। रोहित शर्मा को तो खैर टेस्ट टीम में रिप्लेस नहीं कर सकते, शुभमन गिल को फिलहाल चांसेस बहुत कम है। तो पृथ्वी शॉ ने भी मौका गवा दिया। अगले नाम प्रसिद्ध कृष्णा, रेस्ट ऑफ इंडिया से खेल रहे थे। गेंदबाजी का यहाँ पर देखिए, टीम इंडिया में नए नए खिलाड़ियों को आजमाया जा रहा है तेज गेंदबाज के तौर पर, लेकिन यहाँ पर इन्होंने भी मौका गवाया। पहली पारी में 27 ओवरों में 2 विकेट ले पाए, 100 से ज़्यादा रन लुटाए। दूसरी पारी में देखिए काफ़ी महंगे साबित हुए, 5 ओवरों में 26 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। प्रसिद्ध कृष्णा के लिए भी ये जो ईरानी कप का जो एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा सैड रहा। 5वें फेलियर मैं इन्हें कहूंगा। अब बात कर लेते हैं उन अचीवर्स की जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया सिलेक्टर्स के सामने, कप्तान रोहित शर्मा के सामने, अपने दावे को पुख्ता किया है। तो इनसे बड़ा नाम कौन होगा? पहले बड़े चैंपियन सरफराज खान। एक पारी खेली, लेकिन मुंबई को वापस जो ईरानी कप की ट्रॉफी है वो हाथ में पकड़ने का मौका दे दिया। मैच तो ड्रॉ हुआ है, लेकिन रूल कहता है कि अगर मैच में ड्रॉ होता है तो जिस टीम के पास में लीड होती है वो चैंपियन बनता है। तो मुंबई जो है उसको चैंपियन बनाया किसने? सरफराज खान ने। 222 नॉट आउट की पारी खेली है, और गेंदे देखिए 286। क्या मतलब अग्रेसिव पारी इन्होंने अपनी खेली। दूसरी पारी में 36 गेंदों पर 17 रन मिला, लेकिन मैटर नहीं करता, आपने जो है पहली पारी में ही काम तमाम कर दिया। दूसरे अचीवर अभिमन्यु ईश्वरन, रेस्ट ऑफ इंडिया। देखिए, ये है परफॉर्मेंस। भले ही
इनकी टीम नहीं जीत पाई, लेकिन इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। दोहरे शतक को नहीं हासिल कर पाए, 9 रन से अपना दोहरा शतक चूक गए। दूसरी पारी में बल्लेबाजी नहीं आई होती तो हो सकता है आगे और खेलते। 292 गेंदों पर 191 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं लगातार। इनके पोटेंशियल के बारे में लोग बोलते हैं। सेलेक्टर्स ने इनको बार बार आजमाने के लिए एक तरह से अपनी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा है, और आने वाले टाइम में जब जब किसी सीनियर खिलाड़ी को रेस्ट दिया जाएगा, आप देखेंगे अभिमन्यु ईश्वरन ज़रूर उन स्कीम ऑफ थिंग्स में रहेंगे कि टीम के अंदर है। और कौन जाने जब विराट रोहित जैसे खिलाड़ी रिटायर हो जाएंगे, सीनियर खिलाड़ी अलविदा हो जाएंगे, तो फ्यूचर की टीम इंडिया में कंसिस्टेंट रेगुलर मेंबर्स में कौन खिलाड़ी आ सकता है। तो ये एक बड़ा नाम है अभिमन्यु ईश्वरन, याद रखिएगा। अगले नाम ध्रुव जुरैल। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका दिया गया था। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेले, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिला। टीम के स्क्वाड में रहे। फाइनली इन्हें ईरानी कप के लिए रिलीज किया गया स्क्वाड से, और देखिए मौका मिला, उस मौके को बनाया। शतक नहीं बनाया, 121 गेंदों पर 93 रन। विकेट कीपर के तौर पर खेल रहे थे, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए अच्छी खासी विकेट कीपिंग की। तो अपने मौकों को किस तरह से भुनाया जाता है इन्होंने दिखाया है। इनके सामने कॉम्पिटिटर कौन था? इनके सामने थे रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ईशान किशन। ईशान किशन को विकेट कीपर की जिम्मेदारी नहीं दी गई, ध्रुव जुरैल कर रहे थे। तो इन्होंने बताया भाई अगर बैटर के तौर पर खेलना है तो मैं बैटर के तौर पर रन बनाऊंगा, विकेट कीपर के तौर पर खिलाओगे तो विकेट कीपिंग में भी काम करूंगा। तो ईशान किशन के लिए फिलहाल ध्रुव जुरैल का जो एक कॉम्पिटिटर वो 21 साबित हो रहा है। ईशान किशन बदकिस्मत रहेंगे। फिलहाल अगले नाम की बात करते हैं जो कि ईरानी कप में पास हुए, वो है मुकेश कुमार। तेज गेंदबाज हैं, शानदार प्रदर्शन किया है इन्होंने। 110 रन दिए, 5 विकेट अपने नाम लिए पहली पारी में। दूसरी पारी में 3 ओवर में 25 रन थोड़े महंगे पड़े, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से इन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी थी उसको काफ़ी हद तक निभाया। मुंबई के आला तरीन बैटिंग अटैक के सामने इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। तो कुल मिलाकर इनको भी एक अचीवर के तौर पर गिना जा सकता है। अगले नाम कौन है? सारांश जैन। रेस्ट ऑफ इंडिया के गेंदबाज हैं, इन्होंने शानदार गेंदबाजी की। वैसे तो ऑलराउंडर हैं, लेकिन अगर इनकी परफॉर्मेंस को देखें तो इन्होंने साबित किया कि भाई बड़े नामों के सामने मैं भी परफॉर्म कर सकता हूँ। और जो इन्हें दिया गया है अचीवमेंट, जो इन्हें रोल दिया गया था, चाहे बल्लेबाजी का हो या गेंदबाजी का, दोनों चीज़ों को उन्होंने निभाया। रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए जो एक पारी इनको बल्लेबाजी का मिली, उसमें भी इन्होंने कुछ रन बनाए। गेंदबाजी में देखिए पहली पारी में 1 ही विकेट लिया, दूसरी पारी में मुंबई के 6 विकेट गिरे। मुंबई की दूसरी पारी को कहीं ना कहीं एक बार बैकफुट पर ले आए थे सारांश, लेकिन वो और बात है कि वहाँ पर दूसरी पारी के अंदर अच्छी पारियाँ खेली गई तो मुंबई जो है बाजी मार गई। लेकिन सारांश ने अच्छी गेंदबाजी की, अच्छा ओवरऑल टोटलिटी में एक ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाया। सेलेक्टर्स ने ज़रूर इनको देखा होगा, आने वाले टाइम में ऐसी कंसिस्टेंसी रहेगी तो प्लेइंग 11 के अंदर किसी ना किसी मैच में मौका मिलेगा। वैसे 5 होते हैं, लेकिन एक और खिलाड़ी है जिसकी मुझे लगता है इनकी अचीवमेंट की बात करनी चाहिए। इंडिया से बाहर जाके रन बनाए, काउंटी में रन बनाए, अब घरेलू क्रिकेट में भी रन बना रहे थे, और ईरानी कप में भी इन्होंने रन बनाए हैं। कौन? अजिंक्य रहाणे। मुंबई को लगातार इन्होंने अपनी कप्तानी में अचीवमेंट्स दिलाई हैं। रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बनाया। अब देखिए ईरानी कप भी मैच जो है बेशक ड्रॉ हुआ, लेकिन मुंबई के हाथ में आया है। 97 रन इन्होंने बनाए बतौर कप्तान। सरफराज खान को दोहरा शतक बनाने में काफ़ी मदद दी, उनको एक फाउंडेशन बिल्ड करने में हेल्प की। दूसरी पारी में जल्दी आउट हो गए, लेकिन इनकी भी अचीवमेंट को गिना जा सकता है। सिलेक्टर्स को सोचना चाहिए भाई, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है साल के अंत में, क्या हम अजिंक्य रहाणे को दोबारा मौका दे सकते हैं? चेतेश्वर पुजारा को आप भूल गए तो भूल गए, लेकिन क्या अजिंक्य रहाणे टीम के स्क्वाड में आ सकते हैं? सोचने की ज़रूरत है। वैसे ईरानी कप का जो स्कोर कार्ड है उस पर भी नज़र डाल लेनी चाहिए। पहली पारी में मुंबई ने 537 रन बनाए थे, सरफराज ने 222 रन बनाए, मुकेश ने 5 विकेट लिए थे। दूसरी पारी में रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से 191 रन टॉप स्कोरर रहे अभिमन्यु ईश्वरन, और तनुष कोटियान ने जो है 3 विकेट लिए थे। वैसे तनुष कोटियान दूसरी पारी में 114 रन बनाने में भी कामयाब रहे। इन्हें भी एक अचीवर के तौर पर रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने उनकी परफॉर्मेंस को काउंट नहीं किया है क्योंकि थोड़े से हाई प्रोफाइल नहीं है, तो अभी उनकी अचीवमेंट्स और फेलियर को यहाँ पर सेलेक्टर्स इतनी जल्दी नहीं तवज्जो देंगे। लेकिन फिलहाल 329 रन बनाए मुंबई ने, और क्योंकि रिजल्ट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी तो मैच को ड्रॉ डिक्लेयर किया गया। रूल के मुताबिक मुंबई विजेता रही, लेकिन ईरानी कप में कौन पास हुआ कौन फेल हुआ मैंने आपको बता दिया है। अब आने वाली न्यूजीलैंड सीरीज से पहले सेलेक्टर्स के सामने एक इम्तिहान रहेगा टीम चुनने का। आपको क्या लगता है, क्या इस परफॉर्मेंस के बेस पर अब वक्त आ गया है कि प्लेइंग 11 में सरफराज खान को मौका दिया जाए? किस खिलाड़ी को बाहर किया जा सकता है? क्या बॉलिंग अटैक में भी कुछ चेंज हो सकते हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।